हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। मेरे हैंड रिटन नोट्स में आज बारी आई है कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड चैप्टर की, दैट इज डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें काफी रिटर्न सब्जेक्टिव चीजें हैं। ठीक है, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स। इफ यू वांट टू परचेस कॉन्टैक्ट मी, आई हेल्प यू आउट। और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। A society can be homogeneous, Arabian nations, African nation, a heterogeneous India, US based on the elements। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सोसाइटी क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी भी नेशन की जो बेसिक यूनिट है वो होती है सोसाइटी। तो सोसाइटी दो तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है होमोजीनियस, जैसे हम एक साथ बोलते हैं अरेबियन नेशन, उसमें कई नेशंस आते हैं। हम अफ्रीकन नेशंस, उसमें कई सारे नेशंस आते हैं, तो वो एक जैसे कल्चरल बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, तो वो होते हैं होमोजीनियस। एक तरफ होती है हेट्रोजीनियस सोसाइटी, यानी कि एक है इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान, सबकी कल्चरल हैबिटेट, कल्चरल बिहेवियर सबका अलग अलग है। तो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। अब बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ कैसे। इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी सबसे पहले 2600 से 1900 बीसीई तक। ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी और इसमें सब लोग इक्वल थे, एवरीबॉडी वाज इक्वल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वर्ण सिस्टम तब तक इवोल्यूशन नहीं हुआ था, दूसरी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो ये एक इगैलिटेरियन थी, सब लोग मिलकर साथ में काम करते थे और ऑल एवरीबॉडी वाज इक्वल। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले। उसके बाद आया वैदिक पीरियड 1500 से 600 बीसीई तक। इसमें था कास्ट सिस्टम, इसमें थे वर्ण, इसमें था जेंडर। ठीक है। फिर आया मौर्य एंड गुप्ता, हेरारकी, किंग एट द एपेक्स, धर्मशास्त्र, है ना। वैदिक पीरियड के बाद आता है मौर्य पीरियड, जिसमें किंग टॉप पे था, उसके बाद नीचे उसकी प्रजा हुआ करती थी। धर्मशास्त्र इस समय पर आ चुके थे, धर्म का इंट्रोडक्शन हो चुका था। फिर आया मीडिएवल पीरियड, जिसमें इस्लामिक सल्तनत आई, मुगल एम्पायर आया, पर्दा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और जाकत यानी चैरिटेबल गिविंग, गिफ्ट गिविंग, डोनेशन, ये चीजें जाकत जिसे कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुआ था मीडिएवल पीरियड में। फिर आया कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड आई थिंक एवरीबॉडी नो कि जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे, जब उन्होंने लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये कॉलोनियल पीरियड था। और फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जिसमें डेमोक्रेसी, सेक्युलर सोसाइटी, डाइवर्स, डायनामिक, ये सब कॉन्सेप्ट्स जो है, ये इवोल्यूशन जिनका हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडियन सोसाइटी में कल्चर अलग अलग टाइप के, आपको खुद को पता है, आपके आसपास में अगर 100 लोग हैं तो सभी का कल्चर एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है। सोशल हेरारकी, हमारे यहाँ सोशल हेरारकी है। ठीक है। पेट्रियार्कल हेरारकी है हमारे यहाँ, पैट्रिलियल फैमिली चलती है। ठीक है। फिर आता है फैमिली एंड कम्युनिटी। हमारे यहाँ फैमिली और कम्युनिटी, जॉइंट फैमिली, सिंगल फैमिली, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। रिलीजियस प्लूरलिज्म है, कई तरह के रिलीजन है हमारे यहाँ, कई तरह की कास्ट है, लोग फॉलो करते हैं। जेंडर रोल्स, जेंडर का रोल डिसाइडेड है इंडिया सोसाइटी में। प्राइमरीली माना जाता है कि फीमेल जो है वो घर संभालेंगी, मेल जो है वो बाहर पैसे कमाने जाएंगे। अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इंडिया में अर्बनाइजेशन भी आ रहा है और मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी भी है, कि अर्बन कल्चर भी आपको शहर में टेक्नोलॉजी और लोगों में पढ़ाई लिखाई ये आपको देखने को मिलेगी। मॉडर्न भी हो रहे, पहनने में, खाने में, इन सब में डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, कई तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अलग अलग उद्देश्य, किसी का जेंडर बेस्ड लोगों में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना उद्देश्य है, तो किसी का ये उद्देश्य है कि हम जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कि कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत कम, कोई पुअर है, इस मार्जिन को खत्म करना है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अलग उद्देश्य है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लोगों में खत्म करना है, कि कहीं कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है, कोई कहीं बहुत ज्यादा गरीबी है। तो इंडियन सोसाइटी का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। स्पिरिचुअलिटी है हमारे यहाँ, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसॉफी ये लोग फॉलो करते हैं। एजुकेशन एंड नॉलेज, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो या फिर वैदिक से रिलेटेड पढ़ाई हो, हर तरीके की चीजें अवेलेबल है। अब बात आती है कि यहाँ पे एक बड़े कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है सोशल जस्टिस।
इट मीन्स जस्टिस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेज। जब वेल्थ, अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज एक साथ एक जैसी सबको बढ़ती, तब कहा जाता है सोशल जस्टिस। और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, इकोनॉमी में नहीं होता है, थोड़ा ना थोड़ा डिस्पैरिटीज रहती ही है। एलिमेंट्स क्या क्या है सोशल जस्टिस की, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अचीविंग ह्यूमन डिग्निटी, हमारी जो डिग्निटी है, आत्मसम्मान है, उसे अचीव करना, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। दूसरा है मेंटेनिंग सोशल बैलेंस, जो सोशल बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। कोई ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, किसी कास्ट को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को बहुत कम मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है प्रॉम्प्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो लोग नहीं समझते हैं, जो इन सब चीजों में इलिटरेट है, उनमें इस चीज की जागरूकता लाना कि सोशल जस्टिस आखिर है क्या। तो दैट इज प्रॉम्प्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। ऑब्वियसली जब सोशल जस्टिस को प्रोपोगेट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उस पर ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। क्या ऑब्स्टिकल है? एब्सेंस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम नहीं है लोगों में कहीं पे भी इस चीज की, कि वो उस चीज को, कॉन्सेप्ट को ज्यादा आगे बढ़ा सके, उसको प्रोपोगेट कर सके। कई लोग उस बिकम many people bring hindrance in all these concepts, है ना, वो लोगों तक जागरूकता आने की, उनको पता है कि अगर ये बातें लोगों में आ गई तो लोग इसके प्रति यूनाइटेडली खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं एब्सेंस ऑफ फ्रीडम है, बातें पहुंच नहीं पाती है। दूसरी, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, किसी सेक्टर में किसी को ज्यादा अगर रिजर्वेशन मिला हुआ है, ज्यादा उसे बढ़ाया गया है, तो उसी नंबर पे उस व्यक्ति को, अगले व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पर दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगी। जेंडर बेस्ड होता है कि नहीं, यहाँ पे मेन को ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है, वुमेन को कम, तो भले वुमेन में वो सारी क्वालिटीज हैं, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी होती है। तीसरा है स्प्रेड ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म। करप्शन अगर ज्यादा है कहीं पर, है ना, यहाँ पे नेपोटिज्म, नेपोटिज्म खाली फिल्म इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में नहीं होता, आम लाइफ में भी होता है कि अगर पॉलिटिक्स में किसी को लेकर आना है और वो अपने बेटे को ही लेकर आ रहे हैं, अपनी बेटी को ही लेकर आ रहे हैं, चाहे दूसरे कैंडिडेट्स और उससे ज्यादा क्वालिफाइड साथ में खड़े हों, तो ये कहीं ना कहीं एक नेपोटिज्म सोशल जस्टिस में एक बैरियर का काम करता है। दूसरा है वेज टू प्रमोट सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस को हम बढ़ाएंगे कैसे? सबसे पहले स्प्रेडिंग अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लानी होगी, लोग इस बारे में बोले। लिसनिंग टू अदर्स, आप दूसरों को सुनिए, हो सकता है वो आपको कुछ अच्छी बात बता रहा है, लिसन टू अदर्स। वॉलंटियरिंग इन चैरिटेबल वर्क्स, जो अच्छे काम है उसमें आप वॉलंटियर कीजिए, इस तरह के कामों में आप आगे आके फ्रीली विदाउट कोई कंपनसेशन चैरिटेबल वर्क कीजिए। सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस दैट एडवोकेट फॉर इक्वलिटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इक्वलिटी को प्रोपोगेट करती है, बढ़ाती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है। जस्टिस अ मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट, जस्टिस एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे हर तरीके से आप अलग नजर से देखेंगे तो आपको कुछ अलग चीज मिलेगी। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, एवरीवन गेट्स अ फेयर चांस। जस्टिस ऐसा है कि सभी को फेयर चांस मिलना चाहिए, ठीक है, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। दूसरा रेट्रीब्यूटिव है, होल्डिंग रॉन्ग टूवर्ड्स अकाउंटेबल। रेट्रीब्यूटिव, जो गलत कर रहे हैं उनको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, तब जस्टिस मिलेगी। तीसरा रिस्टोरेटिव, एमिंग टू रिपेयर हार्म, जिनको हार्म पहुंच चुका है उनको वापस रिपेयर करना, जिन लोगों को उन्होंने हार्म पहुंचा उन्हें कॉम्पनसेट करना। तो जस्टिस के तीन, कहा जा सकता है तीन फेस है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेट्रीब्यूटिव और रिस्टोरेटिव। सोशल इश्यूज इन इंडिया, सबसे पहले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सोशल इश्यूज इंडिया में क्या क्या है कि हम कास्ट पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सबसे पहला। दूसरा क्लास बेस्ड, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये हमारे यहाँ बहुत है। इश्यूज फेस्ड बाय वल्नरेबल ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज, ऐसे ग्रुप्स या ऐसी माइनॉरिटीज जिनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो भी सोशल, एक बहुत बड़ा सोशल इशू है इंडिया में। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की, तो आप देखिए कि उन्हें इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। हो सकता है वो उतने क्वालिफाइड हो, उतना उन्होंने पढ़ाई की हो, उन्हें पता हो, बट बिकॉज ऑफ अ जेंडर डिस्पैरिटी उनको वो चीज, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो ये वल्नरेबल ग्रुप है।
माइनॉरिटीज है, कई ऐसे क्षेत्रों में आज भी ऐसे छोटे छोटे ग्रुप से मुश्किल से 5-6 हजार लोग होते हैं उनकी कम्युनिटी में, उनके पास क्वालिटी भी होती है, बट बिकॉज ऑफ द जस्टिस, बिकॉज ऑफ द चांस, दे डोंट गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कम एंड रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। तो ये भी इंडिया में एक सोशल इशू है। तीसरा, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी वाइज हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, कि भाई ये ब्राह्मण है तो यही पूजा करेंगे, ये वैश्य है तो ये ट्रेडिंग कॉमर्स यही यही सब करेंगे। हम लोग इस तरीके से चीजों को बांटते, कम्युनलिज्म भी एक इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है। और तीसरा है रीजनलिज्म। कुछ रीजन्स आज भी, जैसे बेसिकली सबसे ज्यादा बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ रीजन्स आज भी ऐसे हैं जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। दे आर पार्ट ऑफ इंडिया बट पीपल डोंट एक्सेप्ट देम एज पार्ट ऑफ इंडिया। दैट्स अ वेरी वेरी बहुत, इट्स वेरी हर्टिंग टू इवन एक्सेप्ट दैट कि हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजनलिज्म भी, उन लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो एक सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा लैक है, वी लैक इन दीज पॉइंट्स। दूसरा, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर बेस्ड हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इनइक्वालिटी रखते हैं। पावर्टी, हिडन हंगर एंड हेल्थ। गरीबी है लोगों में, प्रॉपर हेल्थ की सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है, ये सब सोशल इनजस्टिस के कहीं ना कहीं कारण। वल्नरेबल ग्रुप एस्पेक्ट, मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल, अब थोड़ा सा और डिटेल में। सोशल एक्सक्लूजन, उन्हें सोशली एक्सक्लूड करके रखते हैं, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर वर्ड याद रखिए, बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप है, पर ट्रांसजेंडर याद रखिए तो आप हर चीज को कोरिलेट कर पाएंगे। दूसरा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, है ना, प्रॉपर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन उनके साथ नहीं हो पाता है क्योंकि वो उन्हें जॉब सिस्टमेटिक नहीं मिल पाती है। लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उनके यहाँ से लोगों को हम पॉलिटिक्स में हमारी पार्टीज में कम इन्वॉल्व करते हैं। जब वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो उनकी जो कम्युनिटी है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है वो हमें पता कैसे चलेगी। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहता है। इंटरसेक्टिंग वल्नरेबिलिटीज, जैसे अ दलित वुमन माइट फेस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ जेंडर एंड कास्ट। इंटरसेक्टिंग मतलब एक माइनॉरिटी ग्रुप है, एक है, पर उसको इंटरसेक्टिंग वल्नरेबिलिटी, जैसे एक दलित वुमन, एक तो वो कास्ट से पीछे, दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ कि एक वो वुमेन है, जेंडर डिस्पेक्ट, तो ये एक इंटरसेक्टिंग वाली, क्योंकि दो प्रॉब्लम के कारण वो पीछे हो रही है, ठीक है। दूसरा होता है हिस्टोरिकल रूट्स। कास्ट सिस्टम में डिस्टर्ब फॉर जनरेशन, है ना, पुराने जमाने में कुछ चीज ज्यादा मानी जाती थी और वो आज भी उनकी जनरेशन आगे की जो है वो उस चीज को फेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल रूट्स भी इस मामले में वल्नरेबल ग्रुप के एस्पेक्ट में रोल प्ले करता है। टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज, अब टाइप्स क्या क्या है इन सबका ये देखते हैं। सोशल वल्नरेबिलिटी, सोशली वो आगे नहीं आ पाते। डेमोग्राफिक, ओल्ड एज, जेंडर बेस्ड, है ना, ये प्रॉब्लम की वो बूढ़े हैं तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, या जेंडर से वो पीछे है उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। फूड एंड न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी हो सकती है, उन्हें प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं मिल पा रहे। इकोनॉमिकली हो सकता है उनके पास वेल्थ अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर फिजिकल हैंडीकेप्ड है या वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसे कोई प्रॉपरली जॉब पे रखने को तैयार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी कि वो व्यक्ति पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो सोशली कोई व्यक्ति पीछे है तो वो वल्नरेबल है। डेमोग्राफिकली अगर वो सही नहीं है, ओल्ड एज हो चुका है, वुमेन है किसी एरिया में और वो एरिया से वुमेन ज्यादा आगे नहीं आ पा रही है तो वो पीछे हो जाएंगे। फूड एंड न्यूट्रिशनल भी है कि उन्हें प्रॉपर सिस्टमेटिकली फूड नहीं मिल रहा है तो वो हेल्दी नहीं है तो वो पीछे हो जाएंगे। इकोनॉमिकली पैसे नहीं है उनके पास अपने आप को आगे लाने के लिए, वो एक एस्पेक्ट है। फिजिकल एंड मेंटल है, तो ये सारे कारण होते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स है कौन कौन से देख लीजिए। SC ST BC बैकवर्ड क्लास, वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, LGBTQ+। LGBTQ का फुल फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर। ये लोग हैं जो वल्नरेबल ग्रुप से, इन पे ध्यान देने की जरूरत होती है। अब बात आती है वर्ड डेमोक्रेसी की। डेमो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिया मीन्स रूल। क्रेटिया मतलब रूल, रूल ऑफ द पीपल। जहां भी रूल ऑफ द पीपल चलेगा वो जगह होगी डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल ने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेनी।
अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, बहुत फेमस है ये दोनों का, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये किसने कहा है, वन लाइनर में आ सकता है, अब्राहम लिंकन ने। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मैनी किसने कहा है, तो एरिस्टोटल ने। मेजर काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये देखिए, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट में आते हैं इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट एंड रिकॉल। रिप्रेजेंटेटिव में कॉन्स्टिट्यूशनल, फेडरल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। आइए देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सबसे पहला है इनिशिएटिव। सिटीजंस कैन प्रपोज न्यू लॉज, अमेंडमेंट्स बाय पासिंग लेजिस्लेचर। सिटीजंस क्या करते हैं, न्यू लॉज प्रपोज करेंगे, अमेंडमेंट्स करेंगे बाय पासिंग लेजिस्लेचर। एक लेजिस्लेचर पास करेंगे और न्यू लॉज और अमेंडमेंट्स वो कर सकते हैं, वो लेकर आएंगे, अगर उसे मानते तो उसे एक वोट मिल सकता है और फिर उसके बाद चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये होता है इनिशिएटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों सिटीजन्स के हाथ में ही कंट्रोल मतलब पूरा है ना, वो खुद ही कर सकते हैं। फिर आता है रेफरेंडम। एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अ सिटीजन कैन डायरेक्ट पुट अ वोट, मतलब कोई भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, किसी सिटीजन को नहीं जमी तो सिटीजन डायरेक्टली उसके लिए एक वोट पुटअप कर सकता है कि इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। ये होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम में वो एक वोट लेके आएगा, इनिशिएटिव में वो न्यू लॉज और अमेंडमेंट्स लेजिस्लेचर पास कर सकता है, मतलब पूरा लॉ लेके आ जा सकता है, उसका उसको एक वोट मिलेगा, सब मानेंगे, फिर उस पर चर्चा। ठीक है। फिर आता है प्लेबिसाइट, अ नॉन बाइंडिंग एंड एडवाइजरी टेकन बाय सिटीजन ऑन एनी पर्टिकुलर इशू। प्लेबिसाइट में क्या होता है कि किसी सिटीजन से राय ली जाती है, वो हालांकि नॉन बाइंडिंग होती, पर डायरेक्टली सिटीजन से राय ली जाती कि क्या ये सही है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ अमेंडमेंट सही है। फिर होता है रिकॉल। सिटीजंस कैन रिमूव एनी ऑफिसर फ्रॉम द ऑफिस, देन इट इज डिसाइडेड वेदर ही शुड स्टे इन द ऑफिस। कोई भी ऑफिसर जो ड्यूरिंग हिज टर्म है ऑफिस में, उसे वो सिटीजन हटा सकता है, उसे उसका कारण देना पड़ेगा। उसके बाद एक जब वो वोट लेके आएगा तब फिर उसके बाद डिस्कशन होता है क्या इस ऑफिसर को हटाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, मतलब वो मूव तो इनिशिएट कर सकता है, ये उसके हाथ में, सिटीजन के हाथ में पावर होती है। तो ये होता है रिकॉल। ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि किसमें न्यू लॉज अमेंडमेंट लाके पासिंग लेजिस्लेचर पास करके कौन सा डेमोक्रेसी कहेंगे, तो वो इनिशिएटिव होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी ऑपरेट्स विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल यूएसए, जापान। यूएसए जापान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही वो डेमोक्रेसी ऑपरेट करती है। ठीक है। फेडरल, पावर डिवाइडेड अमंग सेंट्रल एंड स्टेट। फेडरल डेमोक्रेसी में सेंट्रल और स्टेट में पावर डिवाइड होती जाती है, जो बची हुई पावर से वो रहती सेंट्रल के पास है, पर पावर डिवाइडेड होती है। पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि जैसे पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पीएम इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। एग्जाम्पल यूके, इंडिया। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है पीएम, वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, और हमारे यहाँ इसी तरह की डेमोक्रेसी है। फिर आता है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज इंडिपेंडेंट टू वर्क। एग्जाम्पल ब्राजील, मेक्सिको। ठीक है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट, हम लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं करते, इसलिए हमारे प्रेसिडेंशियल नहीं है। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है वर्क करने के लिए, इसमें इंडिपेंडेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है। जैसे ब्राजील, मेक्सिको में दे आर दी हेड्स। ठीक है। फीचर्स क्या क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, इस पूरी के फीचर्स हम देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर का, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक, सोशल, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो 18 साल से ऊपर, वो वोट दे सकता है। दूसरा, फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शन, टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट होंगे ही होंगे, इसके लिए इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। ठीक है, वो इलेक्शन कंडक्ट होना ही है। पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, अलग अलग तरह की पार्टीज होंगी, इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, सभी अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी वो सोच उसके पीछे रख सकते हैं जो नेशन के फेवर में हो, और कितनी भी पार्टियां हो सकती है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया एजेंसी, मीडिया एजेंसी और प्रेस एजेंसीज को फ्रीडम है, बिकॉज दे आर द वॉइस, कहा जाता है फिफ्थ पिलर ऑफ द
नेशन होता है। तो इनके पास पूरी पावर होती है, दे कैन स्पीक, दे कैन राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, उस पर किसी की पावर भी नहीं चलती। इंडिया फॉलोज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसी के अंदर वो काम करेगी, उसका जो सोल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा, सोवर्निटी ऑफ द पीपल, दे आर सोवरेन, पीपल आर इंडिपेंडेंट टू वर्क, टू थिंक, टू स्पीक, लिमिटेड दैट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द सोल ऑफ द नेशन, ठीक है। तो दैट्स द सोवरेन। आप जबरदस्ती इंटरफेरेंस नहीं कर सकते किसी भी चीज में, लोगों में, अगर वो अपना रिलीजन फॉलो करे, लेट देम, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव मैंने बताया वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो भी काम कर रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना है, रूल ऑफ लॉ रहेगा, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी एक है, भले आप किसी भी रीजन से हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी सेक्स के हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी करते, यू ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उनके डिसीजंस किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, ना कोई उन्हें अफेक्ट कर सकता है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये बताया मैंने, बेसिक ह्यूमन राइट्स आपकी हमेशा प्रोटेक्ट होगी। मेजर चैलेंजेस डेमोक्रेसी में क्या क्या है? क्वालिटी एंड मेरिट इग्नोर, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि क्वांटिटी पे फोकस होता है, क्वालिटी पे फोकस नहीं होता है, इसलिए क्वालिटी और मेरिट को इग्नोर कर दिया जाता है। क्वांटिटी का फायदा होना चाहिए, जितने लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं उसका फायदा होना चाहिए, ठीक है, वो कितना अच्छा हो रहा है उस पर वो मायने नहीं रखता। दूसरा, लोकल वर्सेस नेशनल इश्यूज, ठीक है, क्या होता है लोकली कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नेशनल कुछ और बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लोकल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ध्यान उतना दिया नहीं जाता, तो वो भी एक चैलेंज रहता है। इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, चूंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बदलते रहते हैं, इलेक्शंस होते तो इंस्टेबिलिटी रहती है। डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार वॉयलेंट भी हो जाते हैं लोग इन सब चीजों में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज है, ठीक है, मतलब ये भी सब चीजें हेल्दी वे में होना चाहिए। अननेसेसरी डिलेज एंड एक्सपेंसेस, चूंकि डेमोक्रेसी चलाना इतना आसान नहीं है बहुत सारे बहुत सारे लॉज लोग ये सब इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेस बड़ी बड़ी होती है, तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, डिलेज हो सकती है। माइनॉरिटी वॉइसेस निग्लेक्टेड, माइनॉरिटी की जो वॉइस है वो निग्लेक्ट हो जाती है इन सब में, है ना, क्योंकि उनको कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा पॉलिटिक्स में होते नहीं, मैंने आपको बताया ये वल्नरेबल ग्रुप्स रहते, तो कहीं ना कहीं उनकी वॉइस निग्लेक्ट, उनकी प्रॉब्लम्स निग्लेक्ट हो जाती है। फिर होता है परसिस्टिंग इनइक्वालिटीज एंड पावर्टी, इनइक्वालिटी और पावर्टी बहुत स्लो गति से हटती है, रहती है, वो डेमोक्रेसी में इतनी आसानी से नहीं जाती। इश्यूज ट्रबलिंग इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में कौन से इश्यूज है ये देखते हैं। लैंग्वेज सेपरेटिस्ट मूवमेंट इश्यूज, क्या रीजन है? सबसे पहला लैंग्वेज, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कल्चरल आइडेंटिटी, क्या होता है चार लोग अगर मराठी में बात करें तो वो अपने आप को एक मानने लग जाते हैं, पांच लोग पंजाबी बात, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, कहीं ना कहीं ये एक सेपरेटिज्म मूवमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकली भी होता है कि मराठा वार्ड जैसे है, तो पॉलिटिकली लोग उस एरिया के हो जाते हैं कि यार हम तो इस एरिया, ये भूल जाते हैं कि वी आर इंडियंस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिकली भी लोग अपने आप को अलग अलग समझ, पॉलिटिकल पार्टीज उस बेसिस पे बन जाती है। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, कहाँ गया, हाँ, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, जैसे कि हिस्ट्री में कहीं कुछ लैंग्वेज बेसिस पे किसी के साथ गलत हुआ हो तो वो आज तक चला आता है, लोग याद रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं इनग्रिव्ड इन अंडर द रूट रहता ही है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण उसका होता है। एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज सेपरेटिज्म देखिए, सबसे पहला द्रविडियन मूवमेंट हुआ था, काफी फेमस है, हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट। साउथ इंडिया में द्रविडियन लैंग्वेज के लिए ये मूवमेंट हुआ था, ये सोचते थे कि नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हमारे ऊपर डोमिनेट करती है, तो ये द्रविडियन मूवमेंट हुआ था, द्रविड़ पीपल ने किया था द्रविडियन लैंग्वेज के लिए। फिर एक होता तेलंगाना मूवमेंट, ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था और एक लैंग्वेज बेस्ड
स्टेट बना तेलंगाना 2014 में तेलुगु पीपल के, ठीक है। डिमांड फॉर असामिसीज स्टेटहुड, आसाम स्टेट ये असामिसीज लैंग्वेज पे बना, ठीक है। तो ये भी लैंग्वेज सेपरेटिज्म का एक एग्जाम्पल है कि लैंग्वेज के कारण लोग अलग हो जाते हैं। रीजनल मूवमेंट्स इन लैंग्वेज सेपरेटिज्म, रीजनल मूवमेंट्स के नाम कुछ लिख लीजिए। मराठावाड़ मूवमेंट हुआ था, गोरखालैंड मूवमेंट हुआ था, बोडो मूवमेंट ये आसाम में हुआ था, कोंकणी मूवमेंट ये गोवा वाले क्षेत्र में हुआ था, पंजाबी सूबा मूवमेंट हुआ था, कोडावा नेशनलिस्ट मूवमेंट ये कर्नाटक में हुआ था, हरित प्रदेश मूवमेंट ये यूपी में हुआ था, कुरमली मूवमेंट ये उड़ीसा का है, और सादरी मूवमेंट ये झारखंड का। तो ये कुछ रीजनल मूवमेंट से जो लैंग्वेज को लेकर हुआ था और आज भी चल रहे हैं कुछ उसमें से। बाईपासिंग पार्लियामेंट्री प्रोसेस, देखिए ध्यान रखिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस काफी लंबी है, मैंने कहा था ये एक्सपेंसिव है, लेंदी है, अभी हमने ऊपर बात करी थी। तो अगर इसे काटा जाता है, बाईपास फास्ट ट्रैक लाया जाता है, तो उससे होता क्या है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में आप कर सकते हैं, बाईपासिंग हो सकती है कि फटाफट फटाफट एक से ऊपर दूसरा एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर तीसरा एग्जीक्यूटिव है। ये हो सकता है कि नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर वाले को दे दे कि इसका क्या करना है, वो बोलते कि आई हैव द पावर, आई कैन डू दिस। तो स्पीड बढ़ गई, टाइम कम लगा। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ऐसा हो सकता है। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी अगर देश में लगा दी जाती है, आगे हम इमरजेंसी प्रोविजंस देखेंगे, तो बीच के सारे लोग हट जाते हैं, डायरेक्ट पावर किसके अपर हेड के हाथ में चली जाती है। तो भी इसे कहा जाता है बाईपासिंग पार्लियामेंट्री प्रोसेस, फास्ट ट्रैक होता है। फास्ट ट्रैकिंग लेजिस्लेशन, जैसे मनी बिल, डायरेक्ट आपने मनी बिल इंट्रोड्यूस कर लिया, वो पास होना ही है, ये फास्ट ट्रैकिंग हो जाती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मैंने मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अपने नीचे वाले अथॉरिटी को बोल दिया कि मेरे हिस्से की भी तुम ही आप ही देख लेना सारी चीजें। वो व्यक्ति को अब मेरे को देने की जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं, वो कर लेगा। तो दैट इज, इससे भी फास्ट ट्रैक हुआ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, लॉज को इंटरप्रीट हमने ऐसा करा कि हमने को उसमें लूप होल निकाल लिया कि नहीं ये हो सकता है, इसमें लॉज में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो वो एक फास्ट ट्रैक होता है, बाईपासिंग हो जाती है। यूज ऑफ स्पेशल पावर्स, किसी लेजिस्लेचर को या किसी ऐसे एग्जीक्यूटिव व्यक्ति को कोई ऐसी पावर मिली हुई और अगर वो उस पावर का यूज कर ले, तो भी बाईपासिंग ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई बिल पास होना है, कुछ भी होना है, और अगर उसमें ऐसा हो गया कि मैंने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया कि आप ये देख लो, और वो बिल पास हो जाता है, तो वो बाईपासिंग ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और दूसरा है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, कुछ कुछ लोगों को ही हमको रिपोर्ट करना है, तो वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है इन सब का, कि बाईपासिंग कैन रेज सीरियस कंसर्न इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होता है, इसमें लोग अपने सेल्फिशनेस कर सकते हैं, केयरलेसनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाईपासिंग कैन रेज सीरियस कंसर्न्स इन अ डेमोक्रेसी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप मुझसे परचेज करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई कैन हेल्प यू आउट। और अगला वीडियो मैं जल्द लेके आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।